बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे ख्याल से जब दिन अच्छा होता है और मुबारक होता है तो आपका दिन भी अच्छा गुजर जाता है। और वैसे भी वीकेंड का आगाज़ होने जा रहा है आज, तो आपका दिन तो वैसे ही अच्छा गुजरेगा। कल सैटरडे है, फिर संडे है, खूब इंजॉय कीजिएगा। अभी मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं। आज सुबह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा था और धुंध जो है वो देखी गई शहर लाहौर में। दर्जा हरारत आज सारा दिन क्या रहेगा ये आपको बताएंगे। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 16 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 16 डिग्री। वैसे तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फरवरी का पूरा महीना ही ठंडा गुजरेगा और बारिशों के भी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन कब बारिश होगी और कितना ठंडा रहेगा, अभी बाहर की सूरत हाल क्या है और बाहर क्या मौसम है, जानेंगे। हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौसीफ, बताइएगा आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा और क्या आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों का इम्कान है? बिल्कुल सिमल हाशमी, अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त तो फोगी वेदर है और साथ साथ सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी साथ साथ जारी है और दिन भर इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि आने वाले 2 रोज़ में शहर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में, पिंडी डिवीज़न में, गुजरांवाला डिवीज़न में बारिश का इम्कान नज़र आ रहा है और इस बारिश के बाद मौसम जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा ज़रूर होगा, लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो साथ साथ बढ़ना शुरू हो गया है और फरवरी का जो पहला और दूसरा हफ्ता है वो थोड़ा ठंडा ज़रूर रहेगा। माहिरीन मौसमियात का ये कहना है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यही पहले टेम्परेचर जो हम एक हफ्ते पहले की बात करें तो 6, 7 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा था। हम देख रहे हैं ग्रेजुअली अब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। कम से कम जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लेकिन अगर इसी तरीके से मतला जो है वो बराबर आलूद रहा और सूरज ना निकला ज़्यादा और इसी तरीके से सर्द हवाएं चलती रहीं तो टेम्परेचर है वो भी नीचे रह सकता है। और इस वक्त जो टेम्परेचर है शहर का वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये जो बारिश होगी इसके बाद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन एंड ऑफ फरवरी और मार्च के शुरू में मौसम मेजर तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मौसम जो है वो ठंडा है, ना सिर्फ लाहौर की हदूद तक और इसके साथ साथ अगर हम धुंध की बात करें तो धुंध अभी तक फ़िलहाल बरकरार है। हालांकि बारिशें भी हो चुकी हैं, बारिशों के बाद धुंध में ज़रूर जो कमी है वो आ जाती है, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक फ़िलहाल लाहौर समेत जो पंजाब के दूसरे इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर हमें धुंध नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो बारिशी सिलसिला अब लाहौर में और पंजाब के दूसरे इलाकों में दाखिल हो रहा है वो मगरिब से आ रहा है और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे मौसम जो है वो ज़रूर थोड़ा बहुत तब्दील हो जाएगा। जी सीमल, बहुत शुक्रिया हाफिज तौसीफ आपका। और अब टुडेज़ इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सबसे पहला इवेंट है जी इश्क सूफियाना। एम्पायर प्रोडक्शन की जानिब से ये प्रेजेंट किया जा रहा है और इसमें फेमस सिंगर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। टाइमिंग है शाम 5 बजे और वेन्यू है ऑफिस नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर लिबर्टी प्लाजा गुलबर्ग 3 लाहौर। दूसरा हमारे पास है जी मिसाल 2017 और फैशन शो होने जा रहा है। ये बिकन हाउस A लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं इसको कंडक्ट कर रहे हैं और टाइमिंग है शाम 6:30 बजे। और इसके बाद तीसरा इवेंट है हमारे पास लर्न फोटोग्राफी वर्कशॉप कराई जा रही है, जिसमें आपको कैमरे की टेक्निक सिखाई जाएंगी, जिसमें लेंसेज के साथ साथ लाइट स्टडी पढ़ाई जाएगी, फैशन फोटोग्राफी पढ़ाई जाएगी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी पढ़ाई जाएगी और इसके साथ साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा कि हिस्ट्री क्या है। टाइमिंग है 6 बजे। नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास कोका कोला फूडीज आर अस फूड फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है रॉयल पाम में। टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है सिर्फ 5000 में मर्जी के नंबर 5वीं और 8वीं का रिजल्ट कार्ड बराए फरोख्त लूट से लग गई। लेस्को नादा हिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार, 4000 कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला।
सरकारी अस्पतालों में आर्थोपेडिक ऑपरेशन की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। और लाहौर के 34 बुनियादी मराकज़ हेल्थ टेलीफोन की सहूलत से महरूम हैं। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिरिफाई 2 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और दुरे नया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे हम। और एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है और मैं हैरान थी कि शायद ये पहला स्टेप है हमारी तबाही की जानिब के 5वीं और 8वीं जमात जो बहुत छोटी क्लास होती है उसके रिज़ल्ट्स आपको बराए फ़रोख्त मिल रहे हैं। आप जितने अपनी मर्ज़ी के नंबर लगवाएं, 5,000 रुपया पे करें, तो क्या इसके बाद 9th के रिज़ल्ट कार्ड आ जाएंगे, 10th के आ जाएंगे, FSC के आ जाएंगे, और क्या यही सिलसिला चलता रहेगा और गवर्नमेंट खामोश तमाशाई बनी रहेगी? इमरान भाई आपसे शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो ये चीज़ मंजर यहाँ पर आई है कि सिर्फ 5,000 रुपये में आप अपनी मर्ज़ी की मार्कशीट जो है वो बनवा सकते हैं, और स्पेशली 5वीं और 8वीं जमात जो कि बुनियाद होती है किसी भी स्टूडेंट की। बात यह है कि गवर्नमेंट और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ये चीज़ जो है वो रोकना पड़ेगी। एक तो वो इससे तो नो डाउट बच्चों का ध्यान जो है वो पढ़ाई की जानिब कम होगा, और स्पेशली सबसे बड़ी ज़्यादती जो है वो उन स्टूडेंट्स के साथ इसमें होगी जो कि अपनी काबिलियत के बलबूते पर जो है वो अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल करते हैं। पेपर लीक आउट होना ये तो हमेशा से मामूल रहा है, वो तो हम सुनते रहते हैं। पेपर ताखिर से शुरू होना ये भी एक आम सी बात हो गई, लेकिन अब रिजल्ट कार्ड जो है वो भी साइन शुदा मार्क शुदा इस तरह मिल जाना, वो भी सिर्फ 5,000 रुपये में, तो यकीनन ये एक बड़ी नुकसानदेह बात है। अगर दूसरा रुख देखें तो ख्याल के मुताबिक ये एक साजिश भी हो सकती है जो कि पैक के अगेंस्ट की जा रही हो। देखें पहले जो है वो स्कूल लेवल पे इम्तहानात लिए जाते थे, फिर एक मंसूबे के तहत जो है वो पैक के अंडर ये तमाम एग्ज़ाम जो है वो कर दिए गए। मे बी इसमें जो लोग पैक के ख़िलाफ़ हैं या उसको नाकाम करना चाहते हैं या नाकाम करार देना चाहते हैं, मे बी वो भी ऐसे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया अगर ये साजिश है या हकीकत है तो दोनों सूरत में ये चीज़ जो है वो काबिल अफसोस है, और इससे बच्चों के मुस्तकबिल पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। दुरे अब आप क्या कहेंगे इस पर? बच्चों का मुस्तकबिल पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, और एक गलत ट्रेंड भी सेट होता जा रहा है कि बच्चे भी अब तैयारी नहीं करेंगे और कहेंगे रिजल्ट कार्ड तो मिल जाता है, आप जो है वो रिजल्ट कार्ड ले लीजिए। जब आपने फिल्मों और ड्रामों में अक्सर देखा होगा कि बच्चा फेल हो जाता था लेकिन घर जाके वो झूठ बोल देता था, और एक प्लानिंग के तहत माँ बाप को कहता था कि बाबा मैं पास हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसका रिजल्ट आता था तो उसके बाद उसकी वो दुर्गत बनती थी कि उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये फिल्मों के अलावा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये चीज़ भी रुक गई है। अब वो ये भी आके बच्चा नहीं कह सकता कि जी मैं पास था मैं फेल हो गया, मैं फेल था मैं पास हो गया, क्योंकि अब तो बाप नहीं पकड़ सकता है, अब तो हर बच्चा फर्स्ट आ सकता है। और मैं इसको बड़ा सीरियस बुनियाद पे देख रहा था कि आप देखें तालीम और सेहत का जो हमारे शहर में हाल है, अगर मेरी नीयत और मेरी दयानतदारी इतनी ज़्यादा हो तो उसका असर नज़र आता है, और पहाड़ जैसी मुश्किल और पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी जो है ना वो सॉल्व हो जाती है। इस हुकूमत की ना नीयत है ना दयानत है, हेल्थ और एजुकेशन की मत मार दी है। शहर में बच्चे रुल रहे हैं, लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं है, माँ बाप जिस तरह पढ़ा रहे हैं, खुदारा आप उनके घर के हालात देखें जाके, ये ऐवान वज़ीर आला में बैठे अफसरान, ये मुशीरान, ये खुदारा उनके घरों में जाके देखें कि लोग अपने बच्चों की फ़ीसें किस तरह दे रहे हैं, और तालीम आप बेच रहे हैं और आपके नाक तले तालीम बिक रही है। ये भावलपुर का वाक़या नहीं है, ये राजनपुर का वाक़या नहीं है, ये रहीम यार खान लिया का वाक़या नहीं है, भक्कर का वाक़या नहीं है, ये आपके लाहौर शहर का वाक़या है, जिसके चंद किलोमीटर पे ऐवान वज़ीर आला है, जिसके चंद किलोमीटर पे ऐवान वज़ीर आज़म भी पाया जाता है। मैं हैरान हूँ इस बात का कि इन लोगों को किस तरह माफ़ी मिल जाती है और इन लोगों को किस तरह खुला खुल्लम जो है छोड़ दिया जाता है। तालीम आप सेहत बेच रहे थे, आप तालीम प्राइवेट माफिया को बेच रहे थे, आप कहते थे कि अशराफिया को तालीम और ये वो हम बेचने नहीं देंगे, तो अब आपके सरकारी इदारे आपके साथ क्या कर रहे हैं कि उनकी इतनी विजिलेंसी भी नहीं है कि इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट और जैसे इमरान भाई ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के खिलाफ ये कोई साजिश है। मुझे तो लगता है कि पंजाब एजुकेशन कमीशन खुद नाकाम हो गया, खुद उसकी बहुत बड़ी नाकामी और नाअहली है। ये इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे निकला जिसपे स्टैंप लगी हुई है, जिसपे साइन हुआ हुआ है। गवर्नमेंट दुरे ने आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहा है कि बात ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बहुत बेहतर कर देंगे, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत से सरकारी स्कूल जो हैं वो एनजीओज के हवाले भी कर दिए गए, लेकिन क्या रिजल्ट आए ये हमारे सामने है, इस पर बात करेंगे। लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम खबर डिस्कस कर रहे थे तालीम की सूरत हाल क्या होती जा रही है। 5वीं और 8वीं जमात का रिजल्ट
कार्ड जो है वो अब लूट सेल में दस्तयाब है। आप इमरान भाई कुछ कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो पॉलिसियां बनाती है वो कहाँ पर जाती हैं और कहाँ कामयाब होती हैं। देखिए सिमल, हम बात ये कर रहे थे, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें जब मंजरें यहाँ पर आएंगी तो कौन जो है वो सरकारी स्कूलों पर एतमाद करेगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सिर्फ जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने की तरफ हैं। और इनके जो बेसिक आप वुजरा देख लें या सेक्टरीज देख लें या बड़े बड़े लोग देख लें, तो वो कहते हैं कि हम प्राइवेट तालीमी इदारों को पीछे छोड़ देंगे। अपने तालीमी इदारे हैं, अपने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं और जिनको वो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ मैं जाना चाहूँगी। तालीम की सूरत हाल तो हमने डिस्कस कर ली, अब खुदारा हुकूमत भी होश के नाखून ले ले और कुछ बेहतर अंदाज में काम अगर करना शुरू कर दे तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेस्को की खबर है अगली खबर। नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है, 4000 कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया गया है। और इसमें दुरनायाब आप क्या कहेंगे, 6 माह के बिल जमा ना कराने पर नॉर्दर्न सर्कल खासतौर पर हाईलाइट किया जाए। मैं ये बात कहूँगा कि ये सिर्फ जो 4000 कनेक्शन है उनकी बात ना करें, ये सिर्फ 1000 या 600 कनेक्शन सरकारी है ना वो ले लें और वो मेजर इसमें डिफॉल्टर्स हैं उनको मुनक़ता कर दें। एक मैसेज ऐसा जाएगा कि ज़बरदस्त हो जाएगा काम। लेकिन सरकारी इदारों को ये कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं ना, शहरियों से क्या 24,000 का कोई डिफॉल्टर होगा, कोई 6000 का होगा, कोई 10,000 का होगा, वो उनके हॉट टारगेट्स होंगे और कहेंगे जी कि हमने 3000 लोगों के जो है ना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए, उनके मीटर उतार के ले गए। और ऐसे ऐसे वाहियात वाक़ियात हमारे सामने हो रहे हैं कि एक बंदे का मीटर डिस्कनेक्ट करके उतार ले जाते हैं, मीटर रीडर उसको बेच देता है और रिकॉर्ड में लिख देता है कि ये ख़राब था मीटर, तो हमने इसको जो है वो डिस्पोज कर दिया और वो जो नया बंदा है उसको नया चलान दिया जाता है। जी आप तो मजबूरी है, आप तो अपने नया मीटर का चलान दें और 12, 15, 14,000 रुपये जमा करें। मेरे एक ज़ाती अजीज़ के साथ ये हो चुका है कि उसका मीटर डिफॉल्टर था, 20,000 रुपये उसने देने थे, नहीं दिया, उतार के ले गए। उतार के देने के बाद उसको दोबारा से नया प्रोसेस करके नया मीटर इशू करा के करवाना पड़ा। क्या करता, जनरेटर पे कितने दिन चलाता। तो ये हालात इन लोगों के करप्शन के इंतहा के पहुंच चुके हैं और ये इदारे ठीक करने की बात वही है ना, जोर जहां पर चलता है वहीं पर चलाया जाता है, घरेलू सार्फिन को पीसा जाता है। जहां पर आप अगर 1 माह का बिल भी अदा नहीं किया तो आप फौरन से जाके कनेक्शन जब्त कर लेते हैं। सरकारी सूरत हाल क्या है, सरकारी इदारे आपके साथ कितने आप पकड़े, एलडीए को पकड़े, आप पुलिस को पकड़े, आप हेल्थ को पकड़े, अस्पतालों के इतने हालात उस तरफ तो जा ही नहीं सकते। इमरान भाई आप क्या कहेंगे? देखें ये खबर देखने को तो बड़ी अच्छी लग रही है कि जी शिकंजा तैयार और 4000 नादहिंदा के खिलाफ एक्शन करने का, एक्शन लेने का फैसला, ये फैसला है। और जिस तरह दुरने आपने बात की, अगर आप सरकारी इदारों की बात करें तो आपके तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो लेस्को के नादहिंदा है। अच्छा, ये 4000 कौन होंगे? ये छोटे सार्फिन होंगे। भाई आप बड़े मगरमच्छों को देखें, उन्हें पकड़ें और उसके बाद जो है आप ऐसी मिसाल कायम करें जैसे कि बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं उनको बंद कर दें या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है उनको बंद करें। उसके बाद आप छोटे सार्फिन की तरफ आएँ। ये बेचारे तो वो सार्फिन है, जिस तरह दुरने आप बात करें कि किसी का 600 बिल होगा, किसी का 6000 होगा, छोटे छोटे सार्फिन है ना, और आप इनके खिलाफ एक्शन करके बाद में कि हमने एक बड़ी कार्रवाई कर ली, हमने 4000 मीटर जो है वो उतार दिए। बात ये है, इनको सिस्टम, सारी दुनिया जो है वो लेटेस्ट तरीकों की तरफ जा रही है और ये वही पुराने तरीके जो हैं वो उनको लेकर चल रहे हैं। सारी दुनिया में कार्ड सिस्टम चलता है। जब एक बंदे को पता होगा कि यार मैंने 4000 का कार्ड जो है वो बिजली का लोड किया और मैंने 4000 की बिजली यूज करनी है, तो पीछे जो है वो इंतजामिया को भी पता होगा कि भाई इसके पास कार्ड है, बिजली चोरी नहीं, आपको बिजली चोरी रोकनी होगी, इस हद तक रुक जाएगी बिजली चोरी। और लोग जो एक्स्ट्रा जिनको ओवर बिलिंग की जाती है, आपका वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सारी दुनिया ये इस मसले पे अमल दरामद कर रही है। हमारे लाहौर में ये चीजें जो है वो अप्लाई करते नहीं। उसकी बेसिक वजह यही है कि आप लोग बिजली चोरी रोकना नहीं चाहते। माफिया बहुत स्ट्रांग है, बिजली चोरी नहीं आप रोकना चाहते। कराची में हो रहा है ये कार्ड सिस्टम, अच्छा अगर पाकिस्तान में हो सकता है और कराची में हो सकता है तो फिर लाहौर में पूरा मलीर कैंट बहुत ज्यादा बात यही है ना कि आप खुद बिजली चोरी करवाते हैं, आप खुद अपनी जेबें भरते हैं, आपके लाइनमैन, आपके यहाँ पे तो लाइनमैन के ट्रांसफर करने में आ जाए तो लाइनमैन आपको सड़कों पर नजर आएंगे और वो कहेंगे हमने काम बंद कर दिया। खैर यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुज़श्ता दिनों जितनी भी असेंबली के फॉरम्स जो हैं उनका इनेकाद किया गया, उसमें तादाद भी बहुत कम रही मेंबरान की। उस हवाले से भी कल रिपोर्ट तलब की गई थी, तो देखते हैं क्या नए इक़दाम किए जाते हैं और किस तरीके से इसको आगे लेकर चला जाता है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेस्को को हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पर माफिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब अगर आप बेहतरी की जानिब जाना चाहते हैं तो आपको बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं या चाहे वो घरेलू सार्फिन हैं। आपको अगर आप
एक साथ और फेयर एंड स्क्वायर होकर कार्रवाई करेंगे तो शायद आपके हालात खुद के भी बेहतर हो जाए। देखिए, बात कार्रवाई की नहीं है, मैं बात फिर वहीं से शुरू करूंगा कि आपको पहले बिजली चोरी जो है वो रोकनी होगी, उस पर काबू पाना होगा। उसके लिए तो आप लोग आज तक कुछ कर नहीं पाए और उसके बाद आप छोटे सार्फिन के पीछे पड़ गए हैं जी। ये 4, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ये लिस्ट निकाल के देख लें जो कि ये 4000 नादहिंदगान की बनी है, उनमें से तमाम जो है वो आपके वो डोमेस्टिक एरियाज होंगे, घरेलू सार्फिन होंगे, घरेलू मीटर्स होंगे, किसी भी एक फैक्ट्री का, किसी भी एक सरकारी इदारे का या बड़े इदारे का नाम उसमें शामिल नहीं होगा। बात यह है कि आप पहले बिजली चोरी को तो रोक लें यार, उसके लिए तो कोई मैकेनिज्म बनाएं और इसके बाद आप जो है वो फिर कार्रवाई शुरू करेंगे यार, जो आपके नादहिंदा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल सही। हमने तालीम की बात की, हमने एनर्जी की बात की, अगर अब हम हेल्थ की बात ना करें तो ये गलत होगा। और मेरी तीसरी टॉप स्टोरी भी हेल्थ के ऊपर है। एक तो वैसे सरकारी हालात, सरकारी अस्पतालों के हालात जो हैं वो ऐसा लगता है कि पानी अब सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है और ये ऑपरेशंस वो हैं जो खुदा न खास्ता जब अगर एक्सीडेंट हो जाए ख़ास तौर पर, तो ट्रॉमा सेंटर में जितने भी पेशेंट्स आते हैं ख़ास तौर पर उनको बहुत ज़रूरत होती है, टांग टूट जाती है, हड्डी टूट गई, स्पाइनल का प्रॉब्लम हो गया, अब आपने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। आप क्यों परेशान है? आप लंदन जाएं जी, आपकी टांग टूट जाए आप लंदन चले जाएं, आपका बाजू टूट जाए आप टर्की चले जाएं, आपको शायद कुछ और हड्डियों का मसला हो जाए तो आप अमेरिका जाएं। आपके हमारे तो माशाल्लाह इतनी गुड गवर्नेंस चल रही है यहाँ पे, इतनी अच्छी स्टेट है, एयरलिफ्टें चल रही हैं जी, यहाँ से मरीजों को उठा के लेके जाएं आप और लेके जाकर ट्रांसफ़र कराएं। मुझे खुद शर्म आती है कि मुझे ना मरना याद आ जाता है। आप ऐसी खबरें डिस्कस करती है ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कल मर जाऊँगा, कि मुझे अपनी मौत याद आ रही होती है। मैं हैरान हूँ कि यार आप बेसिक नीड्स, आपकी हेल्थ और एजुकेशन, आपको क्या हुकूमत को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे ये बड़े बड़े जो हेल्थ में बैठे हैं इनको मरना भूल गया है। इनको नहीं पता कि इंसान जब मुश्किल में फंसता है, जब वो जलील होता है, उसकी तकलीफ होती है तो बड़े बड़े अपने साथ छोड़ जाते हैं। आपके बहन भाई, एक वाहिद आपके वालिदैन जो होते हैं वो अस्पतालों में आपके साथ जलील हो रहे होते हैं, एक एक बेड पे 4 लोग पड़े होते हैं। वो मैं रोज़ देखता हूँ कि रेस कोर्स में इतना रश फिरने वालों का नहीं होता जितना सर्विसेज या दिल के अस्पताल आने वालों के लवाहिकीन का होता है। बिल्कुल सही। आप कभी निकल के, आप खुद भी जाती हैं, वॉक करती होंगी, जाती होंगी, देखती होंगी, आप देखें वहाँ पे किस तरह गरीब बैठे होते हैं नीचे दरियां बिछा के रेस कोर्स में, वो खाना कहीं से लाए होते हैं, घर खा रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट आपके पास बैठने की जगह ही नहीं है, आपके पास सर्विसेज में बेंच तक टूट चुके हैं, बेंचों पे लोग कितना को लेटे हैं, कितना बैठे हैं, वेटिंग रूम्स नहीं है जी, आपके पास वेटिंग रूम नहीं। आप 100 रुपए दें तो आप इमरजेंसी के अंदर क्या डॉक्टर के कमरे तक पहुंच जाए। रिश्वत का म्यार तो इन अस्पतालों में ये पहुंचा हुआ है कि बाहर जो खड़ा है मेजर। अब देखिए, गैर रजिस्टर्ड ऑर्थो इम्प्लांट्स दस्तयाब नहीं है जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। अब चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। अभी रिसेंटली अभी मैं जैसे ब्रेकिंग भी कर रही थी और ये मेरी अगली खबर भी इरफान मलिक की जो स्टोरी थी स्टंट केस के हवाले से, उसमें भी गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स थे, अरबों रुपया लूटा गया शहरियों से। यहाँ पर भी गैर रजिस्टर्ड ऑर्थो इम्प्लांट्स दस्तयाब नहीं है। क्या करना चाह रही है हुकूमत? महकमा हेल्थ कहाँ जाकर सोई हुई है कि उनको ये हालात, ये इशूज़ नज़र ही नहीं आ रहे हैं? सिमल देखें, होना तो ये चाहिए कि हमारे पंजाब में सेहत व तालीम पर टोटल जो हमारा बजट है उसका 50% से ज़ायद जो है वो सेहत और तालीम पर खर्च होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ मुश्किल से 10% भी जो है वो आप हेल्थ और एजुकेशन पर नहीं लगा रहे। बात यह है कि आप दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो है वो बहुत अच्छी हैं। आपकी पॉलिसीज़, आपकी तरजीहात जो हैं वो मेरे ख्याल से सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटल या एजुकेशन के नहीं, वो भी सड़कों, वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनको आप बाद में कैश करा सकें, सिर्फ सड़कों की। बात यह है कि बात जो हो रही है, अगर जिस तरह दुरे नायाब ने बात की, इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर की तमाम सूरत हाल जो है बड़े अच्छे तरीके से बताई। हॉस्पिटल के अंदर की क्या सूरत हाल, आप ये देखें कि यहाँ पर ऑपरेशन तो तब होगा ना जब मरीज को बेड मिलेगा, ऑपरेशन तो तब होगा ना जब मरीज को डॉक्टर मिलेगा। आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, वहां पर बिस्तर नहीं है, बैठने के लिए यकीनन जगह नहीं है, इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, अद्वियात नहीं है। फिर बेचारे जिन लोगों ने अपने मरीज को लेकर जाना है और इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो ऑब्वियसली वो बेचारा फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर नहीं जा सकता तो इसी तरह जलील होगा। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी हाईलाइट किया कि एक मरीज का जब सर्विस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा था तो उसने फुटपाथ पे फुटपाथ पर लेटा दिया। अस्पताल में एक बेचारी बूढ़ी मरीजा को बेड नहीं मिला और सिटी 42 ने ये चीज हाईलाइट की और उसके बाद वो बेड भी निकल आया। आप बेड लेकर जा रहे हैं जी, उस मरीज को फिर लेकर आ रहे हैं जी, आए जी, आप मीडिया पर ना जाए। बात ये है कि भाई आप किन चक्रों में लगे हुए हैं, आप क्यों लोगों सर महकमा हेल्थ की नाहली है और उसकी नाकिस पॉलिसीज हैं जो इन चीजों को बेहतर नहीं किया जा रहा। आप ट्रेनें चला रहे हैं,
ठीक है, जंगला बस सर्विस जो है वो आपने शुरू कर रखी है। ओ भाई लोगों कोई को बात ये है ना, नहीं आप तो चाहिए, वो लोगों मंसूबे को बनाएंगे हेल्थ जिनको एजुकेशन आप चाहिए। 2018 के इलेक्शंस में कैश करा सकें, और मेरे ख्याल से यही एजेंडा लेकर ये हुकूमत भी आगे जा रही है। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सदर लाहौर बार एसोसिएशन मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं और सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगी। चौधरी तनवीर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने जो प्रेसिडेंट की नशिस्त है उस पर आपने अच्छे मार्जिन के साथ जो है इस सीट जीत ली। कब से प्लान था आपका कि आपने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, और कितना मुश्किल था कैंपेन करना, क्योंकि ऑल ओवर आपको जाकर पूरे वकला से मिलना भी पड़ता है और फिर बात भी करनी पड़ती है? नो डाउट जी, इट्स ए डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन मेरा पर्सनल मैं प्लान नहीं था कोई इलेक्शन ऐसा लड़ने का, कंटेस्ट करने का। 1997 में मैं रहा हूँ सेक्रेटरी बार, तो उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है ना मेरे ग्रुप ने मुझे इंसिस्ट किया कि जी आप प्रोफेशनल, आप जैसे लोग आने चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड, आई सरेंडर्ड। आपने कहा इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट, एंड अगर एक पोजीशन मिल जाएगी तो कुछ बेहतरी ही होगी। तो कोई सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी तनवीर अख्तर साहब। चौधरी साहब, मंशूर क्या था आपका, और अभी जब आप ये जीत चुके हैं तो सबसे पहला प्लान आपका क्या होगा? हमारे प्लान में 2-3 चीज़ें प्रायोरिटी पे थी। एक तो हॉस्पिटल वकला का ऑलरेडी एक हॉस्पिटल बना हुआ है, फंक्शनल है, लेकिन उसको उसकी बेहतरी, उसको इम्प्रूवमेंट जो है ना रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से भी नेगोशिएट कर में फैसिलिटेट किया जाए, और अपने पर्सनल फंड से भी, ताकि जो भी वकला की एक बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो बार में आती है डेली, तो उन्हें इमीडिएटली वहाँ पे नियरेस्ट जो है ना मेडिकल फैसिलिटी जो है अवेलेबल हो सके। एक आम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसके लेवल पे हम उसे करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो एसोसिएशंस होती हैं और बार एसोसिएशंस होती हैं, ये क्या किरदार अदा करती हैं? बार एसोसिएशन जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट अदारा है एक ज़िले में, और वकला की स्ट्रेंथ जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स में जो काम करते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी इलेक्टेड बॉडी उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है, उनके मामला सारे मैनेज करती है। पंजाब बार कौंसिल की जैसे सारे पंजाब में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसीलें हैं, उसमें बार एसोसिएशंस हैं, और लाहौर डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। इस वक्त हमारी 26,000 के करीब स्ट्रेंथ है जी, जिसको मैनेज करते हैं कैबिनेट ही। सारे मामला बार और बेंच के जो भी इश्यूज़ हों, कोई ऐसा मामला है तो वो कैबिनेट ही सारे टैकल करती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट भी करती हैं ऑब्वियसली इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है ख़ास तौर पर यंग लॉयर्स को, कि अगर वो मेंबर बन जाते हैं एसोसिएशंस के या बार का हिस्सा बन जाते हैं तो उनकी ग्रूमिंग भी हो जाती है, और उनको अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो उसमें सपोर्ट भी मिल जाती है। ऐसा होता है? आपका कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये होता है ऑब्वियसली। हाँ, सो इसमें फिर जब उनकी ग्रूमिंग की बात की जाए, अगर फॉर एग्जांपल, तो आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी देखने में आता है वकला में। अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो उसमें भी नज़र आता है। उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे देखा जाए, या उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या किरदार अदा करेगी बार? इनफैक्ट ओवरऑल पॉपुलेशन में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर लाहौर में बड़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है जितनी भी है, शहर की भी पॉपुलेशन भी, और हमारे बार में भी वकला की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से सिंस 1994। तो उसकी ट्रेनिंग सीनियर्स के साथ रहते हैं यूजली, जितने भी न्यू कमर्स होते हैं, नए बच्चे जितने भी आते हैं, एडवोकेट बनते हैं, एनरोल्ड होते हैं, बार के मेंबर बनते हैं, वो सीनियर्स के साथ काम करते हैं। फिर उनकी इस तरह से ट्रेनिंग होती है 2, 3, 4 साल में इसके लिए। लेकिन अभी बल्क में स्टूडेंट्स आए हैं, रजिस्टर हुए हैं, तकरीबन एक साल में 1000 तक जो है ना मेंबरशिप बनी है लाहौर बार में। उनके लिए अभी इस एग्रेशन को कम करने के लिए, थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमने प्लान किया है लेक्चर्स शुरू करवाने का बार में, ताकि बच्चों की, यंगस्टर्स की ट्रेनिंग हो सके।
और उनको बेहतर तरीके से कोर्ट में अपीयरेंस का बताया जा सके। इनफैक्ट दोनों तरफ है, बेंच की तरफ भी जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 85 में तो 20 के करीब लाहौर में सिविल जजेस थे, तो अभी इस वक्त 200 प्लस हैं, 180 प्लस हैं। अभी कल ही हमारी मीटिंग हो रही थी साइन जज साहब के पास, तो इस वक्त 180 प्लस जजेस लाहौर में काम कर रहे हैं सिविल जजेस सिर्फ। इसी तरह से एडिशनल्स भी 70-80 प्लस हैं। तो इतना बड़ा सेटअप जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोर्ट अपीयरेंस से रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, उसको काम को हैंडल करना भी मुश्किल है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सिविल जज के पास भी 200, 300 केसेस लगे होते हैं। तो ये असल वजह है जो समटाइम अग्रेशन में जज साहब की तरफ से भी, वकला की तरफ से भी समटाइम वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाता है, कोई फ़ाइल नहीं मिल रही। इन चीज़ों को हम इम्प्रूव करने के लिए हमने कल भी मीटिंग की थी साहिं जज साहब के साथ कि जी सिस्टम को बेहतर किया जाए, एटीट्यूड को अमेंड किया जाए। अगर मतलब सिस्टम बेहतर होता है तो उससे एटीट्यूड किस तरह से बेहतर होगा, और सप्ताहों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन चौधरी तनवीर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जैसे आपने कहा कि लॉयर की फैसिलिटीज़ के लिए बहुत काम किया जाता है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए ताकि जो एग्रेशन का एक माहौल बन जाता है वो भी कंट्रोल हो सके। वो चाहे बेंच और बार के दरमियान में हो, मतलब वकला के दरमियान में हो, चाहे वकला और पुलिस के दरमियान में हो, क्योंकि इंटरलिंक है, एक चेन चल रही होती है। तो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग ऐसे जी जैसे मैंने कहा भी कि जी इस वक्त लाहौर में सिविल जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो 180 प्लस है। तो इनफैक्ट अभी जो सिविल जजेस आते हैं ग्रेजुएट होते हैं और स्ट्रेट में वो एग्ज़ाम देने के बाद जो ना ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी भी कोई इतनी ट्रेनिंग नहीं होती। सीनियर एडवोकेट्स को कोर्ट कंडक्ट करना भी एक आर्ट है, मतलब हाउ टू कंडक्ट ए कोर्ट जो है ना। तो अगर आपने कोई केस डिसाइड करना है उसे किस वक्त डिसाइड किया जाए, या वकला से भी थोड़ा सा पेशेंस से गुफ्तगू की जाए, या कोई डेट की कम या ज़्यादा करने की सिर्फ इतनी सी वजह होती है जो मतलब ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन है, माशरे में भी है, लोगों में भी एग्रेशन जो है ना इस वजह से है। कोर्ट का वर्क जो है, इंस्टीट्यूशन और रिकॉर्ड कीपिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं डे बाई डे। हम इनकी कोई परफेक्शन नहीं है। जैसे एक शख्स एक केस फाइल करता है केसेस और भी तो बढ़ गए, फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ गए, और लिटिगेशन आपके सामने है सारी सूरत-ए-हाल, ज़ाहिर है आप तो डेली बेसिस पर डील भी करते हैं, तो वो प्रेशर तो बिल्ट अप होगा ही। एग्जैक्टली जी, ऐसे ही है। आप देखें लाहौर में कितनी सोसाइटीज़ जो है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं पिछले 8-10 साल में, तो इसी से हवाले से ही कितने केसेस मल्टीप्लाई होते हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है ना ये केसेस की है। उसके रिकॉर्ड कीपिंग और केसेस की इंस्टीट्यूशंस, और फिर अल्टीमेटली डिग्री हो जाए तो उसकी एग्जीक्यूशन का एक सिलसिला होता है। उसमें साइल जो हैं उनको सर्टिफाइड कॉपी मिलना, रिकॉर्ड का दोबारा ट्रेस होना, या अगर कोई फ्रॉड से कोई डिग्री हासिल हुई है तो उसको दोबारा से अलाइव करना, कुछ उसकी सेटिंग साइट के लिए एप्लीकेशन एक 12(2) की होती है, जो भी कोई जेन्युइन ओनर है या जो अग्रीव्ड है फ्रॉम द डिग्री वो फाइल करता है, उसकी ओरिजिनल फाइल ट्रेस आउट नहीं होती। इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन डाटा किया जा रहा है अभी से है ना जी, अभी से स्टार्ट किया है, ये जनवरी से अभी उन्होंने शुरू किया। आपको लग रहा है कि ये हेल्प आउट करेगा डाटा कीपिंग के लिए और चीज़ें बेहतर होंगी? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो टाइम के साथ बेहतर नहीं हुई। मसलन एलमत जो है वो एक रिकॉर्ड अपने साथ ही रख लेता है, चाहे वो फील्ड में रहे, कोर्ट के साथ रहे या ना रहे, ट्रांसफ़र हो जाए, रिटायर्ड हो जाए, वो उसी के पास रजिस्टर रहता है कि उसने अपनी कौन सी ड्यूरिंग सर्विस जो है ना वो फाइल जो है सबमिट करवाई है रिकॉर्ड रूम में, वो वही बता सकता है उसका नंबर कहाँ है और कैसे ट्रेस आउट हो सके, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। बट आई थिंक अब जब सारा कुछ ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा तो जाहिर है ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाएगी और वो एक्सेस जो है टू द डाटा वो आसान हो जाएगा। सो ये सब 31 साल हो गए माशाल्लाह आपको सर्विस में, जब से आप कर रहे हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? और मोस्टली आप सिविल साइड पर जो है वो केसेस लड़ते हैं, और कहा जाता है कि सिविल साइड पर पढ़ना भी बहुत पड़ता है, जैसे कहते हैं ना कि वकला बड़े पढ़े लिखे तबके हैं, एंड आई थिंक सिविल साइड इज़ द बीट जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना पड़ता है लॉ के साथ। तो कैसा रहा आपका ये 31 साल का सफ़र? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी मेरा। मैं आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 1985,
तो बड़ा हार्ड टाइम मैंने देखा, और मेहनत वाला ये प्रोफेशन है, इसमें इट्स नॉट इजी जॉब। मतलब आपको 4 बजे तक कोर्ट में काम करना पड़ता है, अगर आपके पास एक सिंगल ब्रीफ भी है इवन, यू हैव टू स्टे विद द कोर्ट टिल द कोर्ट आवर्स। तो वो इवनिंग में फिर आप केस की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, प्रॉपर केस प्रिपेयर करके प्लीड करना पड़ता है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड टू एनी एक्सटेंट। नाम बनाने के लिए वो जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करना पड़ती है। और जैसा कि मतलब आपने अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे कि आप सेल्फ मेड हैं और कोई सपोर्ट उस तरह से एज सच नहीं थी इस फील्ड में, तो खुद से केसेस ढूंढना और फिर अपना लोहा मनवाना बड़ा मुश्किल काम बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। इट वाज बाय चॉइस आपने ये प्रोफेशन चूज किया? To somehow it was by choice, you can say it। मेरे ग्रैंडफादर की ख्वाहिश थी जी मैं लॉयर बनूं। तो उसके बाद से फिर आपने कहा कि चलिए exactly। दादा की ख्वाहिश मेरे जहन में थी एक ऐसी बात जिसको मैंने पूरा किया। माय फादर वाज वेरी हैप्पी। तो बच्चों में से कोई इंस्पायर है आपकी इस प्रोफेशन से? नहीं, तो somehow अभी तो बड़ी टेक्निकल फील्ड्स आ गई हैं, इंट्रोड्यूस हो गई हैं, एजुकेशन जो है ना और की तरह की कॉमर्स या कंप्यूटर साइंसेस, इस तरह की इकोनॉमिक्स जो है ना, मास्टर और इसमें मार्केटिंग, MBA, IT और तो वो सारी IT की तरफ ही मोस्टली मेरे बच्चे जो है उसी तरफ ही जो है ना। बिल्कुल सही। अच्छा जोई साहब, सिविल के अलावा आपको कौन से केसेस जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जिनकी तरफ आप ज़्यादा इंटरेस्ट आपका रहता है? बैंकिंग केसेस हैं मेरे पास, कुछ बैंक्स के पैनल पे भी मैं हूँ जी, और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं केसेस बैंक के। इसके अलावा बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं। टाउन के मैं पैनल पे हूँ जी, गुलबर्ग टाउन के, उनके भी केसिंग इंटरेस्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क है। और आपके पास तो माशाल्लाह टाइम इतना ज़्यादा है कि 31 साल, सो बहुत से इंटरेस्टिंग केसेस भी आए होंगे, बहुत से मज़ेदार केसेस भी आए होंगे, बहुत से इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, और बड़ा मज़ा आता है कि जब आप किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस को सुने। तो आपका फेवरेट कोई इंसिडेंट या कोई फ़नी मोमेंट कोर्ट के अंदर आपके साथ हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या कोई एक चीज़ जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो यादगार केस रहा हो आपका, कुछ इंटरेस्टिंग? फ़नी तो आप नहीं कह सकती, लेकिन अनयूजुअल है। मोस्टली एक मेरा फैमिली मैटर था, उसमें बड़ा कंटेस्टेड केस था दोनों तरफ से, वाइफ की तरफ से भी, हस्बैंड की तरफ से। अच्छा। जो बीवी थी उसकी मदर जो थी बच्चों की, माइनर्स की, वो टीचर थी। तो शी क्लेम्ड कि जी मैं आई कुड बी ए बेटर मदर, बेटर गार्डियन ऑफ द माइनर्स। तो उसमें मैं हस्बैंड की तरफ से था। अच्छा। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन की में उसे रियलाइज़ कराया कि यू कांट बी ए गुड मदर, जो गुड गार्डियन। अच्छा। मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैंने ऐसे किए को वो फैसला मेरे क्लाइंट की फेवर में आया अल्टीमेटली। और बच्चों की एज बावजूद इसके कि बेटी की 5 साल थी और बेटे की 6 साल 6.5 साल थी। और ये बड़ा अनयूजुअल है कि दिस इज वेरी अगर उसकी कस्टडी बच्चों के बाप को मिल जाए। एग्जैक्टली। तो वो फादर को कस्टडी उनकी ग्रांट हुई सिर्फ इसलिए आई प्रूव दिस फैक्ट कि जी मदर हैड नो इंटरेस्ट इन दी अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स। तो मैंने उनको क्वेश्चन कुछ ऐसे किए, मैंने कहा जी आप जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन इनिशियल जो है, उनकी मुझे तरतीब बता दें और किस स्टेज में लगते हैं। अच्छा, मतलब बड़े टेक्निकली जो है वो आपने उस केस को हैंडल किया। अच्छा, ये बड़ा कहा जाता है लॉयर्स के बारे में कि वो बड़े टेक्निकल होते हैं और छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। सो किसी केस के लिए आप खुद इन्वेस्टिगेशन करने गए हों या लॉयर्स को जो है वो खुद जाकर प्रूफ्स को देखना या उस जगह को देखना, ये कितना ज़रूरी होता है केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? सिविल में कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती। तो नहीं होता, सिविल में क्रिमिनल में आपको जना अक्रंस प्लेस देखना, वो किधर से फायर हुआ, डे लाइट थी, क्या टाइम था, माइंड गेम होती है कि आपने वो लिंक्स जो है वो जोड़ने, उसका मैप भी एक बनता है। मर्डर केसेस में तो एक मैप भी बनता है जी, कहाँ मर्डर करा था, कैसे उसने फायर किया, किसको लगा, कैसे उसका एंगल था, MLR आपकी क्या कहती है। मतलब मैं क्रिमिनल भी करता हूँ, किए हैं बेल की हद तक, बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के वक्त मुझे ये ख्वाजा शीफ साहब ने ये क्वेश्चन किया कि आपके ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस क्रिमिनल हैं। तो बहरहाल बताने वाली बात ये थी कि जी फिर आपने उसको जस्टिफाई कैसे किया था? जस्टिफाई ये कि जी मेरे इंटरेस्ट की वजह से बेल मैटर मैंने बहुत किए हैं, स्टडी भी बहुत किया है।
तो एक वकील को कंप्लीट वकील होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछ ले कि जी 452 क्या है, 302 क्या है, तो आप आगे से ये नहीं कह सकते कि मैं सिविल केसेस लड़ता हूं। हाँ जी, यू कांट से इट जो है ना पब्लिकली टू समवन, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, इसलिए यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू लॉ जो है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं कि आप हर तरफ से जाकर थोड़ा सा एक राउंड तो लगा कर आएँ कि कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें जो है फेवर भी कहती हैं जी इनडायरेक्टली जो है ना, यू कैन बेटर आर्गू योर प्रपोजिशन। सिविल है या अगर आपका नॉलेज ज़्यादा है, बैंकिंग में भी है, रेवेन्यू में भी है, क्रिमिनल भी है, तो इस तरह से आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान या आर्गू करने के दौरान जो है ना वो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। यू कैन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा चॉइस साहब, इन दी एंड मैं चाहूँगी कि आप लाहौरियों के लिए एक मैसेज दें, और एक ऐसा मैसेज जिसमें आप उनको किस तरह से बताएंगे कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं और लॉ उसको सपोर्ट करता है। अगर आप राइट पर हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लाहौरियों को इस चीज़ को जहन में रखते हुए? राइट्स हैं और कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किसी भी किस्म का मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? लाहौर में मुझे एक मैसेज जो जनरल जो है ना जी टू एवरीबॉडी जो है ना जी, वो ये है कि पेशेंस से काम लें। एवरीवन इज इन हरी, हर बंदा जल्दी में है। शायद हमने वो वक्त देखा है जब लाहौर बड़ा पीसफुल था। अभी आप ट्रैफिक को ले लें तो कोई वो लाहौर का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। लॉ को कोई अबाइड बाय नहीं करता, लॉ को कोई पाबंदी करता ही नहीं, बिल्कुल सही। कानून की पाबंदी और सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया चॉइस साहब, आप तशरीफ लाए एंड गुड लक फॉर दिस टेन्योर। आई रियली होप कि आपने जो प्रॉमिसेस किए थे और जिस तरीके से आप एनर्जेटिक भी हैं कि आप बाद में वो जिम्मेदारी जो है वो बेहतर अंदाज में निभा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।